Hello students, welcome to the class. Let's start with the chapter number 23, Data Handling. In this chapter, we are going to study about classification and tabulation of data. डेटा हैंडलिंग हमने पहले बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में किया हुआ है, लेकिन इसमें हम इसे नए तरीके से पढ़ने वाले हैं विथ ईच एंड एवरी टॉपिक अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल. So now let's see what are the topics we are going to study. So the very first is raw data. What is raw data? What is the importance of raw data in this chapter? Raw data is also known as primary data. रॉ मतलब क्या होता है? रॉ मतलब जब भी हमारी डेली लाइफ में हम रॉ वर्ड को यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं जो प्रोसेस ना हुआ हो, अभी तक जो इनिशियल स्टेज में हो उसे हम रॉ बोलते हैं. तो ये डेटा भी एक ऐसा डेटा है. प्राइमरी डेटा मीन्स जो फर्स्ट स्टेज पे हो, जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, जिसे हमने सॉर्ट नहीं किया है, जिसे हमने किसी भी प्रोसेस में अभी नहीं लगाया है, उससे बोलते हैं हम रॉ डेटा. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा विच इज अवेलेबल इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. दिस मीन्स अभी तक हमने अपनी कोई भी स्किल इस डेटा पे नहीं लगाई है, अभी तक ये प्राइमरी स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे है, फर्स्ट स्टेज पे है. हम इसमें अपनी स्किल्स लगा के इसे ऑर्गेनाइज करेंगे, सॉर्ट करेंगे या फिर उसे किसी ना किसी टैबुलेशन फॉर्म में लेकर आएंगे. सो दिस डेटा इज नोन एज रॉ डेटा. रॉ डेटा वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टूड हाउ वी आर गोइंग टू यूज रॉ डेटा इन आवर चैप्टर. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रॉ डेटा. सो नाउ हमने सीख लिया कि रॉ डेटा क्या होता है. तो रॉ डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है इन अ पर्टिकुलर मैनर ताकि हम उसे सेकेंड स्टेज पे लेके जा सकें. सो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रॉ डेटा. सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रॉ डेटा? रॉ डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड. अनऑर्गेनाइज्ड मतलब इस पे हमने अभी तक कोई भी प्रोसेस अप्लाई नहीं किया है, इस पे हम अब प्रोसेस अप्लाई करने जा रहे हैं. टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फरेंसेस वी ऑर्गेनाइज डेटा. किसी भी डेटा से कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसे सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. यू कैन नॉट फाइंड आउट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ डेटा. जो डेटा अनऑर्गेनाइज्ड है उसमें से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. जैसे कि इन दिस पैंडमिक बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, रोज केसेस आते हैं, रोज डेथ्स होती हैं, डेथ रेट बढ़ता है, कुछ ना कुछ रेट्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं. सो नाउ इसका भी एक स्टैटिस्टिकल डेटा है, एक पर्टिकुलर रॉ डेटा है जिसे अरेंज किया जाता है और उस डेटा से हमें फाइनली कुछ इन्फ्रेंसेस निकाल के दिखाए जाते हैं. जैसे कि हम किसी भी ऐप पे या किसी भी वेबसाइट पे चेक करते हैं, गूगल पे चेक करते हैं, तो डायरेक्टली हमें ये दिखाते हैं कि कितने न्यू केसेस आए, ये कितने केसेस में डेथ हुई, क्या उसका बर्थ रेट था, क्या डेथ रेट था, सब बताया जाता है. तो ये क्या है? ये हमें रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद जो इंफॉर्मेशन इन्फ्रेंस की है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रॉ डेटा. So now there are various ways in which we can organize data. डेटा को हम बहुत सारे वेज में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं. For example, we can organize raw data using frequency distribution, bar graphs, pie charts and many other. ये सब हम सीखेंगे in our further chapter illustrations and examples और एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे. So the next topic is presentation of data. तो अब डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं. सो दीज आर द मेथड्स वी हाउ वी रिप्रेजेंट डेटा इन स्टैटिस्टिकल डेटा इन द फॉर्म. The data can be usually represented in any one of the following ways. The very first is bar graph. Bar graph is what? किसी भी डेटा को, किसी भी स्टैटिस्टिकल डेटा को अगर हम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज ग्राफ. So this can be represented on any graph paper, graph chart or on drawing sheet also. So this is form of bar graph method in which we represent our statistical or raw data into this bar graph form. So these are bar graphs. Next is line graphs. Line graphs is also a part of bar graph only. उसको भी हम एक particular methods arrange करते हैं. So this is one of the method of representing data. Next is pictograph. Pictograph means representing data through pictures. Through pictures we put pictures in the graphs and then we find out the inferences from the data using pictures.
Next is histograms. So histograms are also one of the method of representing data which you will study further later in classes, because ये एक बड़े स्टेज पे आपको सिखाया जाता है. Now we are only focusing on the basic topics of data handling. क्योंकि हम data handling शुरू से पढ़ रहे हैं तो हमें एक एक information basic clear होना चाहिए. So the next is stem and leaf plot, then dot plots, frequency distribution we are going to study here in this chapter only. This is one of the basic form of representing data और बहुत important भी है, एग्जाम में इसी से based questions usually पूछे जाते हैं. So we will be focusing on frequency distribution. Then we have cumulative tables and graphs. Cumulative tables will be taught to you in further classes. ये एक बड़ा topic है जो आपको initially नहीं सिखाया जाएगा but at last आपको eventually बड़ी classes में सिखाया जाता है. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले जो सबसे बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है विच इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, देन उसके हम टाइप्स देखेंगे, टाइप्स का मीनिंग क्या है, टाइप्स के एग्जाम्पल्स क्या है, टाइप्स के इलस्ट्रेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में सिखाई जाएंगी. सो इन ऑल अगर हम देखें तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हमने देखा कि हमने इंट्रोडक्शन, क्या होता है डेटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन, टैबुलेशन फॉर्म क्या होती है, देन हमने देखा कि हम कैसे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो डेटा को हम बहुत सारे मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं और उन सारे मेथड्स में से हमने एक मेथड पिकअप किया और वो सबसे बेसिक मेथड है विच इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? The number of times a particular observation occurs in a data is called its frequency. For example, if my data shows the number of animals present in a national park, एक national park है उसमें मेरा data represent कर रहा है कि अगर number of cats present are 14, number of dogs present are 23, and number of cows present are 45. So this number which represent the number of cats, number of dogs and number of cows is known as frequency. Is known as what? Frequency. क्योंकि ये नंबर हमें क्या बता रहा है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, कैट्स डॉग्स एंड काउज ये हमारा ऑब्जर्वेशन है. इस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी रिपीटेशन कितनी बार है, कितने नंबर ऑफ टाइम से रिपीट हो रहा है, वो हमें शो करता है क्या? फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन अ डेटा. Then the data represented in the tabular form is called frequency distribution table. So can I say कि ये एक frequency distribution table है क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी को और ऑब्जर्वेशन को एक टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. जब आप फ्रीक्वेंसी को और ऑब्जर्वेशन को किसी भी टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. दिस मीन्स यू हैव फ्रीक्वेंसी, यू हैव डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट ऑब्जर्वेशन. So you have observation, you have frequency, and when you represent this both in the form of table, you get frequency distribution table. So this means we have studied two terms till now. Frequency is nothing but the number of times any observation occurs is called as frequency. When you represent frequency and observations in a tabular form, you will say that you have represented your data in which form? Frequency distribution table. So this is how we represent frequency distribution table. Let's move on to next. Now this is one of the types of frequency distribution table. As I told you before, we are going to study two types of frequency distribution table. That is, the very first is discrete frequency distribution, which is this one, and the next we will be studying will be continuous frequency distribution. तो दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों हम क्यों पढ़ रहे हैं?
इसके हम इलस्ट्रेशंस भी सीखेंगे, एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे, एंड इट इज़ वेरी इजी टू रिप्रेजेंट दीज डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस। तो सबसे पहला है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल और अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग फाइंड आउट करूँ तो डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग, अलग अलग करना, मतलब किसी भी एक टैबुलर फॉर्म को अलग अलग करने को हम डिस्क्रीट करना कहते हैं। So discrete frequency distribution means we are separating the data in the form of frequency and observation. अभी हमने सीखा कि frequency distribution हम कैसे बनाते हैं. So actually this discrete frequency distribution is nothing but the representation in this form. This form means when you have the number of employees, this means this is the what? Observation. This is what? Observation. तो जब आपके पास ऑब्जर्वेशन किसी भी एक फॉर्म में, एक टेबल में आप रिप्रेजेंट करते हो, कंटिन्यूस फॉर्म नहीं है, ये डिस्क्रीट फॉर्म है, मतलब इसे आप नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसे आप अल्फाबेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. So this can be represented in any form, and then you have next to it as frequency. So what is discrete frequency distribution? Is a frequency distribution where sufficiently great numbers are grouped into one class. There is only one class. This means x is a class. In this case, x is a class and frequency is its frequency. 0 is a particular class and 2 is its frequency. इसका मतलब क्या है कि 0 दो बार आया. अगर इस डेटा को मैं फिर से रॉ फॉर्म में लेकर आना चाहूँ तो क्या मैं ला सकती हूँ? यस, बिकॉज ये हमारा टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है. इसको मैं वापस रॉ डेटा में भी लेके आ सकती हूँ. कैसे ला सकती हूँ? 0 दो बार अकर हो रहा है तो मैं लिख सकती हूँ 0,0. 1 8 बार अपीयर हो रहा है तो मैं लिख सकती हूँ 1 1 1 1 1 1 till 8 times you can write 1. and similarly आप सारे नंबर्स को उनके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से रॉ डेटा में अरेंज कर सकते हो. बट आवर टास्क इज नॉट टू अरेंज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इनटू रॉ डेटा, बल्कि हम सीखने क्या वाले हैं, हमें ये सीखना है कि हम कैसे एक रॉ डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लेके आए, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द रिजल्ट्स फ्रॉम दिस काइंड ऑफ टेबल. क्योंकि रिजल्ट्स निकालने हैं तो हम रॉ डेटा से रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तभी हम क्या करते हैं, रॉ डेटा को कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, ताकि हम करेक्ट रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकें और इट इज़ ईजी फॉर अस टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स. नेक्स्ट इज कंटिन्यूस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक और टाइप होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का. डिस्क्रीट मतलब जब एक ही क्लास होती है, और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है when we have several numbers grouped into one class. For example, we have 30 to 39. We have 30 to 39. We do not have only one number. We have 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. So from 30 to 39 they all are grouped into one class, and this whole class has a frequency of 37,39. This means these numbers, these group of people are having marks as 37 and 39. So this is how we called this representation of data is called as what? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. हम देख के ही फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और कौन सा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. व्हेन यू हैव ओनली वन नंबर इन वन क्लास, देन इट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. व्हेन यू हैव मोर देन वन नंबर इन वन क्लास, you have continuous frequency distribution. Next is exclusive method. So what is exclusive method? In such a series, for a particular class interval, at all the data items having values ranging from its lower limit to just below the upper limit are counted in class interval. First of all, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ने वाले हैं, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव मेथड, ये हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पढ़ने वाले हैं. हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये पढ़ा. उसके दो टाइप्स किए. क्या टाइप्स हैं? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव. तो एक्सक्लूसिव मेथड हम पहले सबसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इंक्लूसिव पे जाएंगे. सो व्हाट इज एक्सक्लूसिव? You have to notice the class intervals to find out whether it is exclusive data or inclusive data. Just look at this, 40 to 50.
40 to 50. Then you have 50 to 60. Then you have 60 to 70. This means the number has been started from 40. 40 से लेके 50 तक होगा, but 50 will not be counted in this particular interval. This means 50 is not going to be counted in this particular interval. 50 will be counted in the next interval. 50 इस interval में count होगा. इस interval में 60 count नहीं होगा. मतलब कहाँ तक count होगा? 50 to 59. लिखते हम 60 हैं, बट दिस इज एक्सक्लूसिव मेथड. एक्सक्लूसिव क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं. इस जो अपर लिमिट है, इसकी जो अपर लिमिट है उसे हम क्या कर रहे हैं? एक्सक्लूड कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट. दिस इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट एंड 50 इज कॉल्ड एज अपर लिमिट. 50 is called as upper limit. So we have two limits in the class interval, lower limit, upper limit. When you have upper limit and you do not include the upper limit, then it is called as exclusive method. You are not going to include the upper limit. मतलब इसमें हम 50 include नहीं करेंगे, 60 इस क्लास में include नहीं करेंगे, 70 इस क्लास में include नहीं करेंगे. So this is called as exclusive method. So what they are saying, in other words, we do not include the items that have values less than the lower limit, equal to the upper limit and greater than the upper limit. मतलब हम क्या कौन सी values को include नहीं करेंगे? जो 40 से कम हो that will not be included, जो 50 से ज़्यादा हो वो भी इंक्लूड नहीं होंगी, और 50 भी इंक्लूड नहीं होगा. मतलब 50 के पहले तक सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे, लेकिन 50 इंक्लूड नहीं होगा, और 50 के बाद वाले नंबर्स भी इंक्लूड नहीं होंगे. So this is how we find out what is exclusive method. Next we will have a look at inclusive method. So inclusive method क्या होता है? Just have a look at the marks here. 10 to 19, 20 to 29 and 30 to 39. Now, on the contrary to exclusive series, an inclusive series includes both its upper and lower limit. इस केस में you have to include all the upper limit also and lower limit also. This means इसमें आपको 19 को exclude नहीं करना है, आपको include करना है. include मतलब कि ये 19 जो है वो इसी क्लास में काउंट होगा, उसके नेक्स्ट वाला नंबर मतलब 20 नेक्स्ट क्लास में काउंट होगा. दिस मीन्स 19 विल नॉट बी काउंटेड इन नेक्स्ट क्लास, बल्कि इट विल बी काउंटेड इन योर क्लास ओनली, मतलब जिसमें आपने उसे लिखा है 10 to 19. So all you have to understand is, in this case 10 will be counted, 19 will be included, and the numbers between 10 and 19 will be included, but numbers less than 10 will not be included, and numbers greater than 19 will also not be included. So this is how we find out which series is exclusive and which series is inclusive. Next is